नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यस ITI टेक्निकल क्लासेज में स्वागत है। आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन निमी पैटर्न पर आधारित हैं। यह ITI सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी लाभकारी है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने उपस्थित है। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? क्षेत्र कुंडली से, आर्मेचर कोर से, पटलित पोल कोर से, आर्मेचर में वाइंडिंग कंडक्टर से। तो किसी जनरेटर में चुंबकीय सर्किट तभी पूरा होता है जब फ्लक्स योक में ध्रुव से एयर गैप से होते हुए आर्मेचर कोर पे जाके टकराता है और एक समान रूप से फैलता है। इसका सही ऑप्शन बी होगा, आर्मेचर कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? जब आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर रिएक्शन होने से आर्मेचर लॉस होता है, IaRa लॉस होता है। इस IaRa लॉस होने के कारण जो वोल्टेज होता है ये थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। इसका सही ऑप्शन ए होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, विभेदी जनरेटर या संचयी यौगिक जनरेटर। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, संचयी यौगिक जनरेटर। संचयी यौगिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, ब्रश को बार बार बदलना, समय पर मशीन को गर्म करना, नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी होगा, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। ठीक है, डी इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? अवशिष्ट चुंबकत्व का मतलब कि पहले से कुछ चुंबक का होना पाया जाना। ठीक है, तो अवशिष्ट चुंबकत्व डीसी शंट जनरेटर में पाया जाता है या श्रेणी में पाया जाता है, यौगिक में पाया जाता है या अलग अलग उत्तेजित जनरेटर में पाया जाता है। तो देखिए, इसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है
डीसी शंट जनरेटर में पाया जाता है, श्रेणी में पाया जाता है, यौगिक में पाया जाता है, लेकिन सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। देखिए, आर्क वेल्डिंग के लिए कम वोल्टेज और अधिक करंट की आवश्यकता होती है, और कम वोल्टेज और अधिक करंट का जो गुण होता है, यह डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यानी विभेदी यौगिक जनरेटर में पाया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि तरंग वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या होता है कि वोल्टेज अधिक पाया जाता है और करंट कम पाया जाता है। तो यह देखिए, आप ऑप्शन किस से यह मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आपको उच्च वोल्टेज और कम धारा, सी ऑप्शन मिल रहा है। लो करंट और हाई वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नियत वोल्टेज बनाए रखे, शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ को बढ़ाना, धारा दिशा का आसानी से पलटना। और दोस्तों, इसका सही ऑप्शन डी होगा, धारा दिशा का आसानी से पलटना। क्योंकि ये जो पॉइंट होता है, इसी पॉइंट पे कम्यूटेशन होता है, और यहीं से धारा क्या होती है, यह निगेटिव में ना जा कर के पॉजिटिव में ये बनी रहती है। तो इस टाइम, अगर सही टाइम पे कम्यूटेशन जो टाइम होता है, उस टाइम पे अगर करंट का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पार्क होने लगता है। तो इसीलिए हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, ताकि आसानी से धारा का डायरेक्शन चेंज होके। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, धारा दिशा का आसानी से पलटना। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है तांबे के अनुसार को कम करना, अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, चुंबकीय पथ के रिएक्टेंस को कम करने के लिए। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन आपका डी होगा, चुंबकीय पथ के रिएक्टेंस को कम करना। क्या होता है कि जब पोल में आप ऐसे जब ध्रुव में आप पोल शू लगाते हो, तो यह क्या करता है, ये फ्लक्स को आर्मेचर कोर पे एक समान रूप से एयर गैप में फैलाता है। इससे क्या होता है कि आपका रिलक्टेंस यानी प्रतिघात यानी यक्स का मान कम हो जाता है। यक्स का मान क्या हो जाता है? कम होता है। इसलिए हम ठोस पोल शू का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर
यौग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ढलवा लोहे का, या नर्म लोहे का, या एल्युमिनियम का, या रोल्ड स्टील का? दोस्तों इसका सही ऑप्शन आपका डी होगा, रोल्ड स्टील। रोल्ड स्टील इसका सही ऑप्शन होगा। रोल्ड स्टील डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? स्प्लिट रिंग का मतलब किसी रिंग को क्या करना है, कई भागों में तोड़ देना। ये आपका रिंग है तो इसको कई भागों में तोड़ देना, जैसे ये कई भागों में तोड़ देना। तो इससे क्या होता है, जो करंट की जो ये डायरेक्शन है ये एक दिशा में क्या होती है, ये चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यह धारा को एक दिशा में चेंज करने के लिए ऐसा करते हैं, स्प्लिट रिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा, एक दिशा में आउटपुट बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? ऑप्शन ए पल्सेटिंग वोल्टेज, दोलनशील वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, या प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। तो डीसी जनरेटर के आर्मेचर में अल्टरनेटिंग वोल्टेज उत्पन्न होता है। कौन सा वोल्टेज उत्पन्न होता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज उत्पन्न होता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते किसे हैं? जब आपको कुछ इस प्रकार का आपको फिगर दिखे तो इसको ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्स के रूप में चिह्नित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, वायु परिसंचरण बनाने के लिए, स्नेहक उद्देश्य के लिए, शाफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। तो इसका मेन काम है कुंजी तरीका को ठीक करने के लिए। क्यों क्या करते हैं, इसमें कुंजी को लगाते हैं और यह जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट में क्या होता है, ये सही तरीके से लॉक हो जाता है। तो इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है? एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, मैग्नेटाइज करंट को कम करने के लिए, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुवों को चुंबकित करना, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। किसी भी पोल पे एक फील्ड कॉइल लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि पोल को क्या करना, पोल को चुंबकित करना। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। अगला क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा, ढलवा इस्पात, या स्टेनलेस स्टील? इसका सही ऑप्शन सी होगा, ढलवा लोहा।
ढलवा लो, इसका सही ऑप्शन होगा। सॉरी, ढलवा इस्पात इसका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यों पोल कोर स्टार्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित हो जाता है? स्टैंपिंग पटलित होने का मेन कारण क्या है? तो इसमें जो ईडी करंट होता है, ईडी करंट को कम करने के लिए ऐसा हम करते हैं। ईडी करंट को कम करने के लिए ऐसा करते हैं, इसको हम पटलित कर देते हैं। ये पतले पतले भागों में क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, जिससे क्या होता है, बॉर धारा कम हो जाता है। ऑप्शन डी सही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर या संचयी यौगिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमें कांस्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसमें शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। इसमें शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, अतः इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन नहीं होगा शंट जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? कठोर कम्यूटेशन कम करना, नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें, विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है, चित्र कुंडली की उत्तेजन धारा को घटाता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो मेन कारण होता है, यह डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को क्या करता है, कम कर देता है, यानी विचुंबकीकरण प्रभाव को कम कर देता है। ठीक है। और यह जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं, यह योक में लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देना। नेक्स्ट, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? डीसी जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग आएगा, या आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर हो जाएगा, या जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, या जनरेटर समान रूप से कम हो जाता है। यानी जो क्रांतिक वोल्टेज होता है यह एक मैक्सिमम वोल्टेज होता है, यह एक मैक्सिमम वोल्टेज होता है। अगर इस वोल्टेज मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। अगर इस मैक्सिमम रेजिस्टेंस से अगर किसी भी फील्ड बाइंडिंग का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाता है तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो शून्य मिलेगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसमें करंट जो जाएगा यह लॉस हो जाएगा। लॉस होने से फ्लक्स जनरेट नहीं होगा तो फ्लक्स कटेगा नहीं। जब फ्लक्स कटेगा नहीं तो वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा जो फील्ड वाइंडिंग होता है, इसका जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है, इस मैक्सिमम रेजिस्टेंस यानी क्रांतिक प्रतिरोध से ही हमेशा कम रखते हैं। फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस का जो मान होता है ये क्रांतिक प्रतिरोध से कम रखते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन आपका डी होगा, आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग का
जो ये फील्ड बाइंडिंग होता है इसका जो रेजिस्टेंस है हमेशा कम रखते हैं। क्रांतिक प्रतिरोध से हमेशा क्या करते हैं, कमी रखते हैं। ठीक है। सॉरी, इसका ऑप्शन सी होगा। जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है? तो जब भी आर्मेचर प्रतिक्रिया होता है आउटपुट वोल्टेज थोड़ा कम ही मिलता है, क्योंकि आर्मेचर जब प्रतिक्रिया होता है तो IA लॉस होता है। IA लॉस होता है, इस वजह से जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कम मिलता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 10-20 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है, तो फ्लक्स पर पोल 0.007 वेबर है। तो उत्पादित ईएमएफ क्या होगा? तो आपका ये फार्मूला होता है बैक ईएमएफ बराबर होता है P/ZN/60A होता है। तो इसी फार्मूले पे अगर मान रखते हैं तो इसका सही आंसर आपको प्राप्त होगा। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी होगा, 357 इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी है। ठीक है, इसी फार्मूले पे आप लोग मान रखिएगा। ये जो P है ये पोल की संख्या है, फाई जो है ये फ्लक्स का ये मान है, और जेड जो है ये चालकों की संख्या है, ये यहाँ पे चालक की संख्या दिया है। ए जो है समानांतर पथों की संख्या है। ठीक है, तो इस पे आप लोग मान रखेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है? तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके, यांत्रिक इंटरपोल प्रदान करके, या ब्रश संपर्क प्रतिरोध बढ़ा करके, या वाइंडिंग के साथ प्रतिरोध तारों को जोड़ करके। तो बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया को बेअसर करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर लंबे समय तक बंद रखा जाए? देखिए, किसी भी जनरेटर को अगर आप लंबे समय तक बंद कर देते हैं, लंबे समय तक उसको यूज में ही नहीं लेते हैं, तो उसका जो मैग्नेटाइजिंग जो गुण होता है, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, यानी अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को क्या करता है, खो देता है। अतः इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 4 पोल का ये डायनेमो है, इसमें 1000 आरपीएम, लैप बाइंडिंग और कंडक्टरों की संख्या 600 है, और फ्लक्स पर पोल आपका 0.066 वेबर है। चलिए हम इसको देखते हैं, लगाते हैं कैसे होगा। तो इसका फार्मूला होता है EG बराबर P/ZN/60A।
तो इसी फार्मूले पे हम रखते हैं। तो P का मान आप क्या रखेंगे, P का मान आप रखेंगे 4, P का मान 4 रखेंगे और फ्लक्स का मान 0.064 वेबर रखेंगे। आप लोग कॉपी पे लिखते जाइए। और कंडक्टरों की कुल संख्या यानी जेड का जो मान रखेंगे 600 रखेंगे और यन का जो मान रखेंगे यहाँ पे 1000 दिया है। और इसमें बताया है कि लैप बाइंडिंग है, तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है, जो ए का मान होता है पी के बराबर होता है, यानी ए के स्थान पे हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे, यानी पोलों की संख्या 4 है ना, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। चलिए रखते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने मान रख दिया है। ये है आपका फ्लक्स, यहाँ से रखे हैं। और ये जो 4 है ये आपकी पोलों की संख्या है। और ये 1000 है आपका, ये 1000 आपको दिख रहा है। ये आरपीएम है यानी स्पीड है। ये जो आपको 600 दिख रहा है ये जेट का मान है, यानी ये जेट का यानी कंडक्टरों की संख्या है। और 60 तो पहले से ही था। और ये ए का मान रखे हैं समानांतर पथों की संख्या 4। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये अब तक आपका 4 से 4 तो कट जाएगा और 0 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 60 से कैंसिल हो जाएगा तो 10 बढ़ जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो आपका बचा यहाँ पे आपका 1000 बचा। तो 1000 का इसमें अगर गुणा करेंगे 0.064 में अगर गुणा करते हैं तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक जीरो पहले से बचा था, तो चलिए हम इसको पहले डिलीट करते हैं। तो आपका 64 आपका हो जाएगा, बचेगा आपका ये आपका यही बचेगा 64 गुणते 4 गुणते 10 बचेगा। तो इसका अगर गुणा करते हैं तो 4 छक्का क्या हो जाएगा 16, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने पोलों की संख्या 4 रखा है और जो फ्लक्स का मान है 0.064 है। और यहाँ पे चालकों की संख्या 600 है और स्पीड है 1000 बटा में 60 गुणते 4 है समानांतर पथों की संख्या। तो ये 4 से 4 तो आपका कट गया, 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 60 से ये 600 काटेंगे तो 10 बच जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा ये आपका 1000 बचेगा और ये 10 बचेगा और ये इतना बचेगा 0.064। तो इसको अगर गुणा करते हैं 0.064 गुणते 10 गुणते 1000, तो कुल मिला करके ये कट करके ये 640 वोल्ट आएगा, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है, प्रेरित ईएमएफ घटता है, प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं होता है, प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है। तो जब आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो ये फ्लक्स होता है कुछ इस तरह से विकृत हो जाता है, कुछ इस तरह से विकृत होता है। ये सीधे न जा कर के कुछ झुक करके फिर ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो प्रेरित ईएमएफ होता है ये घट जाता है, अतः ऑप्शन इसका बी सही होगा।
ये ऐसा होता क्यों है कि जो मेन फ्लक्स होता है, मेन फ्लक्स पे जो आर्मेचर फ्लक्स होता है इसका सीधे इम्फेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ये कुछ थोड़ा झुक के फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा।